मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो या फिर अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो और आपका जो पेपर होने वाला है संसाधन आर्थिक व संसाधन भूगोल से संबंधित, तो आपको एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में आपके सामने एक कंप्लीट रिवीजन का वीडियो होने वाला, वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कल आप एग्जाम देने जाओगे आपके सामने देखने को मिल सकते हैं, उसी सब क्वेश्चनों को मैंने कराया है। एकदम आसान भाषा में आपको समझाया है। इतनी आसान भाषा है कि आप पढ़ोगे तो आप सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। काफ़ी बच्चों का कि हमारे तो जो सीरीज की इतनी हार्ड लैंग्वेज होती है पढ़ के जाते हैं लेकिन याद ही नहीं रहता है। आप ये क्लास देख के जाओ, इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आप वीडियो को लाइक भी कर देना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना है। ऐसे नहीं कि अकेले अकेले पढ़ लेना है, अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर लेना है। तो चलो देखो पूरे वीडियो को और कमेंट में ज़रूर से बताना कैसा लगा आपको वीडियो, और एग्जाम देने के बाद में भी कमेंट कर देना कितने पर्सन आए थे इस वीडियो से। पूरा वीडियो देखना है, चाहे पर्सन निबंधात्मक रूप से हो चाहे लघुतरात्मक रूप से हो, थे ये पर्सन ने बिल्कुल कर देगा। तो चलो शुरू करें। हाँ, ये वीडियो ने उससे पहले थे चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और अपना दोस्ताना जरूर से शेयर कर देना। एक लो पढ़ के गणो चाहता हो शार्प नहीं, अपना साथ कान भी पढ़ाना चाहिए। पहला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो आर्थिक भूगोल होता क्या? देखो पर यहाँ ये चीज़ ना यहाँ समझो कि नाम क्या है, नाम ही सब कुछ बेरो पाटा आदमी का कर्म कहें का उसके। आर्थिक प्लस भूगोल, आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब कि पिस्सो। तो અહીંયા की चीज़, અહીંયા को भूगोल जो क्या पे बात करें, जो पिस्सा आर्थिक मतलब भूगोल है, उनको के प्रभाव पड़े। भूगोल मतलब जो अपना आसपास की जो घटना घट रही हैं, जो परिस्थिति जलवायु हुई, उनको भूगोल आर्थिक पर के डिपेंड करे, अर्थ पर। जहाँ मान लो भूकंप आ गो, समझ में आ गई, बढ़िया एकदम काम चल रहे हो थारे घर सब बढ़िया व्यवस्था ही थारा इलाका में, बढ़िया बिजनेस चल रहा, बढ़िया लोग खुश है एकदम बढ़िया बर्थडे मनाया करता। अचानक को क्या हो, भूकंप आ गो, नहीं करे भगवान को। अब क्या हो, सबके में ढह गो, फिर से के बहुत ज़्यादा नुकसान हो, समझ में आ गो। अब के फिर से घर को निर्माण करो, बहुत सा लोग क्या होगा कि बीमार होगा, पीड़ित होगा। कोरोना को एग्जाम्पल ले लो, सब जो जन को बड़ लोगों को बढ़िया बढ़िया धंधो चला करते वो भी क्यों गो थो, चौपट हो गो थो। तो यो ही है भूगोल को आर्थिक दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा है, उन्हीं आर्थिक भूगोल के रूप में जानी जा है। समझ में आ गई। अगर भूकंप को एग्जाम्पल भी नहीं समझना तो कोरोना को एग्जाम्पल लेके समझ लो कि जन का बढ़िया बढ़िया बिजनेस चल रहा, भी क्यों वो घर जाके बैठ का था, तो भूगोलिक परिस्थिति चेंज हुई थी कोरोना की वजह, एक बीमारी की वजह से, और ऊपर अर्थ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े थे। तो यही है आर्थिक भूगोल, वह शाखा है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं और संस्थानों संसाधनों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करती है। मतलब इंसान के क्रिया करे है और उससे के क्रिया और जो संसाधन है उनको वितरण को अध्ययन करें, और यह समझने का प्रयास करती है मनुष्य किस प्रकार संसाधनों को उपयोग करता है और कैसे आर्थिक गतिविधियां भौगोलिक कारकों को प्रभावित करती है। तो ये चीज़ ना बताने की प्रयास करें कि आदमी किस तरीके से संसाधनों का उपयोग करें। अब संसाधन क्यों ही, जय खनिज सारी चीज़ दे थे, जो भी थे उपयोग कर रहे हो ना, बस सारा संसाधन ही। जय आप थे उठा सुबह पहले पानी पियो, तो पानी भी एक संसाधन है। समझ में, खाट से नीचे उठा, उठता है पग दे रहे हो, क्या पग दे रहे हो, जमीन पर दे रहे हो, तो वो भी एक संसाधन है। रह रहे हो कटे हो, घर में रह रहे हो ना, वो भी क्या एक संसाधन, एक भूमि के ऊपर ही तो बन रहे हैं। समझ में आ गई। फिर खानों खाए थे, तो खानों खाए जना क्या करो, अनाज को बोक रहे हो, तो अनाज भी के एक संसाधन की दृष्टि से ही आवा है। उठा बात सूरज की तावड़ी आई, तो तावड़ी भी के एक संसाधन है। हर चीज जो थारा आसपास दिखाई दे बा के संसाधन है। सिर्फ खनिज संसाधन को नहीं हुई, आसपास की सारी चीजें संसाधन के रूप में ही जानी जा है। और यो बेरो पाटा है कि इंसान के हिसाब की गतिविधि करे और उससे क्यों है संसाधना पर क्या प्रभाव पड़े। जहाँ आप देखो थोड़ा सा दिन पहले गवर्नमेंट की योजना लागू करी, क्या की बोरवेल खोदने की, तो हर जगह देखो गांव गांव में बोरवेल खोद दिया ना। अब देखिए थोड़ा सा दिन बाद में पानी की कमी हो जाएगी। क्यों? इंसान के पास पिसो आगो, हर जगह बोरवेल खोद दी, अब कोई ने ध्यानात को नहीं, पानी डोला जाएगा और फिर एक टाइम आओगे जब अपने आसपास पानी की कमी हो जाएगी। या आज भी था देखने मिल रही है समस्या। तो बस यही बात है कि हाफा जो गतिविधि करा उनको क्या प्रभाव पड़ा है इन्वायरमेंट पे, वो ये सब चीज़ें प्रभावित करा है। और थे अया सोचो कि भाई मैं करूँ, मेरे करूँ क्यों जाए, थारा करूँ बहुत कुछ हो जावा है। समझ में आ गई। क्यों? अगर सिर्फ थे अया सोचो कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल चलाऊँ, क्या फर्क पड़े, तो अया की सोच रखा सारा गाँव में ही था सब चलाने लगा तो क्या प्रदूषण बढ़ने लगो। नहीं थाला दादा थोड़ी भी रोक दे कि प्रदूषण की चीज़ है। अगले वाला पॉइंट है
तो रिचर्ड हार्टसॉन ने बताया कि आर्थिक भूगोल वह भूगोल है जो मानव की आर्थिक क्रियाओं का इस पृथ्वी की सतह पर वितरण व स्थानिक विश्लेषण करता है। तो इन्होंने भी यही बताया, आर्थिक भूगोल वही चीज़ है जो मानव की आर्थिक क्रिया, मतलब मानव का द्वारा जो आर्थिक जो पैसों खर्च करो जाए या मनुष्य जो भी अपने संसाधनों को उपयोग करे है और उनको पृथ्वी की सतह पर कितनों वितरण है, उनको क्या प्रभाव पड़ा है, इस चीज़ की अध्ययन करे जा है। अब आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, तो भाई आर्थिक भूगोल का क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, कठे कठे है व्यापक रूप से। पहले के है प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले अध्ययन करने के लिए क्या को करे? प्राकृतिक संसाधनों को करे, जहाँ भूमि होगी, जल होगो, खनिज होगो, वन होगो, ऊर्जा होगी। तो ये सब चीज़ के प्रकृति से जुड़े हुए जितनी भी संसाधन है उनको अध्ययन करने को प्रयास करें। जहाँ भाई जठे ज़्यादा संसाधन, अब राजस्थान में उद्योग क्यों नहीं, बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा विकट क्यों है, गुजरात में कम क्यों है? क्योंकि गुजरात में उद्योग ज़्यादा है, उनका पोर्ट भी लग गया करना है। तो क्या कि जो भाई कोई उद्योग है वो कोई भी चीज़ को निर्माण करो और पोर्ट करना है विदेश में इम्पोर्ट कर दियो। अब राजस्थान में कठे व्यवस्था को नहीं, और लोग पीने पानी को नहीं उद्योग कठियों खड़े कर लेंगे। तो यही चीज़ है, जो भूमि होगी, जल होगो, खनिज होगो, वन होगो, ऊर्जा होगी, इन सब चीज़ों को अध्ययन करो जाए वो प्राकृतिक संसाधन के रूप में है। फिर आर्थिक गतिविधि, भाई पैसा से संबंधित गतिविधि, जहाँ प्राथमिक जो उद्योग है पर कौन सा है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि और खनन। तो कृषि और खनन को अध्ययन करना, उद्योगों को अध्ययन करना और सेवाओं को अध्ययन करना। तो थाना पर 3 प्रकार का उद्योग मतलब आई, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में उद्योग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तृतीय में सेवाएं। जब मैं थाना पढ़ा रही हूँ, कोई डॉक्टर कन थे गया है ना, और कोई भी मतलब कोई मोचिकन गया, तो जो भी ये काम करो जो भी, तो बस सेवा के अंदर आए है ना। और चतुर्थ जो जाती है उसमें सूचना से संबंधित आता है। अगले वाला किस चीज़ का अध्ययन करता है? स्थानिक वितरणों का। स्थानिक स्पेक्टिकल जो आता बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसमें वस्तुओं का उत्पादन, वितरण व उपभोग। तो अब मान लो थे के गए दुकान पर, भाग के गए बिस्कुट लेके आया, समझ में आया? अब बिस्कुट लेके आया तो के पहले वो कठे ना कठे तो कोई को उत्पादन हो, समझ में आ गई ना भाई? पहले नाजुक के फैक्ट्री में गयो, फैक्ट्री के करियो उसको उत्पादन करियो, तो वो कितनों उत्पादन हो बिस्कुट को, फिर वो कठे कठे डिस्ट्रीब्यूट हो, समझ में आ गई? अलग अलग जगह थारा गांव तक भी कहे ना कहे तो पूछो ही है। और फिर के उको के तरीकों उपभोग हो रहा है, वो चीज़ को जो अध्ययन करे जाओ है वो किम करे जाओ? स्थानिक वितरण में उद्योग करे अध्ययन करे जाओ है। ठीक है, ऐसा समझ लो। स्थान ने याद कर लो, समानु। तो समान को जो वितरण को जो अध्ययन कर जा है उन स्थानिक वितरण का नाम से जानो जा है, ऐ याद कर लो, नहीं याद होता सारा। अब स्थिति सिद्धांत। तो अब स्थिति को सिद्धांत क्या है? कृषि, उद्योग, व्यापार व स्थानिक स्थिति। एक पॉइंट ना चाहिए स्किप कर सको थे। विश्व व्यापार है वैश्वीकरण। अब नाम ही था बेरो पार्ट को पूरी दुनिया के साथ व्यापार करना। वैश्वीकरण क्या हो? पूरी दुनिया के साथ। तो आज अपने भारत और अमेरिका के बीच में अगर थोड़ा बहुत कभी न्यूज इंस्टाग्राम की रील दुनिया बाहर नहीं निकल के कभी न्यूज ना आज देखो हो, है ना, तो थानी चीज़ को बेरोगोर इंडिया और आजकल अमेरिका की लड़ाई चल रही है। इन्होंने ट्रंप है मैं 25% ट्रैफिक लगा दूंगा, भारत है मैं कौन मानूँ तेरी बात, चल रही है ना लड़ाई, है ना। कदे भारत चाइना के साथ लड़ाई कर ली है कि भाई टैक्स करो कम, ये सब लड़ाई। पाकिस्तान अफा क्या कर रहे हैं? क्रिकेट मैच कौन खेलने दे रहा? तो इको मतलब क्या अफा उनको उद्योग क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, दो देशों का बीच में आर्थिक अंतर संबंध हुई ना, उनके कहे जा है विश्व व्यापार कहे जा है। यहाँ भी नहीं समझ में आवे थे थाला पड़ोसी कन के करो लड़ाई होगी, थारे गाँव में 2 पड़ोसी हैं थालो और उनके साथ थारी लड़ाई होगी। पहले क्या करता, कोई मान ले कोई थारे घर कोई सामान कम हो जाए तो कदे दूध कौन दियो थारी का, तो खाते पड़ोसी कन जाके लिया था, समझ चाह लिया था। कदे कमी कोई भी चीज़ की सामान कमी होती करना भाग के सिर बोल के चाह लिया था, कोई भी सामान चाहता वो लिया था। अब थारी लड़ाई अब थोड़ी लियो कौन लियो ना, तो यही है, इन्हें क्या बोले जा? वैश्वीकरण बोले जा है। समझ में आ गई? दो देशों का बीच में जो आर्थिक उद्योग को लेन देन है उन्हें क्या बोले जा है? वैश्वीकरण बोले जा है। अध्ययन की पद्धतियों की बात करें कि भाई अध्ययन कर तो लियो आप, हाँ कि 100 चीज़ों में अध्ययन कर जाए, अरे करो कहीं जा है देन, समझ में करने को भी तो तरीको है ना। जैसे एक तो थारी कॉलेज के एग्जाम्पल समझाओ, अध्ययन करने को तरीको क्या तो मान लेते भाई टीचर पढ़ाई बोर्ड पर पढ़ लियो, लेकिन इतना तो थे सही आदमी हो कौन की कॉलेज में चल जाओ रेगुलर। फिर के कर्स को थे और उसका कि कोई सीरीज लाके पढ़ रहे हैं कई बालक, लेकिन सीरीज में लैंग्वेज है कि समझ में को नहीं आ रही। फिर थे कठे लास्ट में भाग्या 1-2 चैनल पर बस देखा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई नहीं बात बनी, फिर आए थे यूनिवर्सिटी चैंपियन पे और पढ़ के पास भी होगा। अगले वाला पॉइंट क्या है? क्षेत्रीय पद्धति। तो रीजनल अप्रोच क्या होती है?
किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करना, मतलब एक कोई क्षेत्र है उके उठे जो आर्थिक गतिविधि उठे के हिसाब को उद्योग कार्य उका बारम थाने के करनो है विश्लेषण करनो के अलावा है आपको क्षेत्रीय पद्धति के नाम से जाना जाता है। जया अपने आस पास से कोटिक आस पास क्षेत्र में ते देश को हो जो क्षेत्र है नौलगढ़ उठे के सीमेंट को उद्योग चालू है ओया ना चालू। तो अब मान लो जो आदमी है एक जनो पूछो धर्म कि भाई उरे कितनो सीमेंट को उत्पादन हुआ है, इस चीज के बारे में आप ज्ञान देगा तो क्या हो उनके कहा क्षेत्र पद्धति का नाम से जाना जाए कि भाई कोई एक क्षेत्र का बारे में थे अध्ययन कर रहा हो। अगला क्या है व्यवस्थात्मक पद्धति। व्यवस्थात्मक पद्धति क्या है किसी विशेष आर्थिक क्रिया जैसे कृषि उद्योग का वैश्विक स्तर पर अध्ययन करना। तो व्यवस्थात्मक पद्धति की सिस्टमेटिक पद्धति, मतलब અહીંયા को थे नियम और कायदा बना दिया जिससे सिर्फ थारा मतलब जो नौलगढ़ में सीमेंट के उत्पादन हो रहे हैं ना इप ही थे अध्ययन कौन कर रहे हो, बल्कि पूरी दुनिया में कितनों सीमेंट का उत्पादन हो रहे हैं उसका बारे में अध्ययन कर पा रहे हो। तो वो क्या को अध्ययन है, वो व्यवस्थात्मक अध्ययन है। अब અહીંયા तो आज को नहीं 4 पर 9 पूरी दुनिया के थे अध्ययन कर होगा कौन कसको ना एक पूरा नियम कायदा सिस्टमेटिक रूल फॉर्मूला ऐसा बनाना पड़ेगा यदि तो कसको ना बस यही बात है उनके बोली जाए व्यवस्थात्मक पद्धति बोली जाए। अगले वाला पॉइंट है स्थानिक विश्लेषण। स्थानिक स्पेक्टिकल एनालिसिस बोला जाता है इसको। मानचित्र आंकड़ा मॉडल की सहायता से आर्थिक गतिविधियों का विश्लेषण करना स्थानिक वितरण के नाम से जाना जाता है। समझाऊं था आजकल थे सुनता होगा न्यूज़पेपर में कि जीडीपी ने की बहुत शानदार ग्रोथ, जीडीपी भारत की भाग्य जारी है, आदमी पीछे जाए जा रही है। थाला पापा जी खाने पीसा तो पहले भी बहुत ही घना कमाया करता लेकिन पहले बच्चा करता, आजकल बड़ा बच्ची को नहीं रहा। समझ रहे हो ना क्यों कौन बच रहा है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लग रहा है आज के टाइम में। तो यही चीज़ है जीडीपी तो बढ़ती जा रही है। अब जीडीपी क्या दिखाएंगे, आंकड़ा दिखाएंगे 6% की वही वृद्धि, वही 8% की वृद्धि, यहाँ इस हिसाब का कोई आंकड़ा दिखाई देना। तो यही है जो आंकड़ा के माध्यम से मॉडल के माध्यम से है ना, जो मानचित्र के माध्यम से। अब तो कॉलेज में स्कूल में जाया करता था मास्टर भाग के जाते कोई स्टोर रूम में लाइब्रेरी में जाके मानचित्र लेके जब समझा देते था ओ है रसिया तो वो क्या यो था अया के बार पाटर रसिया है कटे मॉडल को तो समझता थे मानचित्र समझता और प्रैक्टिकल दो जा मॉडल भी बनाए हो। तो इनके कहे जाए स्थानिक विश्लेषण का नाम से जाने जा है। अगले वाला क्या है परस्पर क्रियात्मक पद्धति। तो आपस में परस्पर क्यों है, परस्पर तो थे बहुत अच्छा समझ जाओगा। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में पारस्परिक संबंधों को समझने पर बल देती है। तो परस्पर वो है जो थे समझ रहे वो को नहीं आदमी मनुष्य और पर्यावरण के बीच में के संबंध जो है उन्हें समझाने को प्रयास जया थारा आस पास है, मतलब थे कि पेड़ काट दिया है ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आजकल सुनो को नहीं आजकल ईट पहले लू चलिया करती है ना गर्मी लगी, आजकल ईट वेव आने लगी। क्यों आने लगी, क्यों भाई ईट वेव ज़्यादातर शहरा में आओ गाँव तो आओ को नहीं है ना, क्यों उठे अब क्यों वो पहले उठे पेड़ पौधा आया करता, अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी। अब कंक्रीट में क्यों है गर्मी ज़्यादा सोख लियो है वह चीज़। तो यह है ना पेड़ कटने के कारण बड़ी बड़ी इमारतों बनने के कारण हीट है वो वहीं पर स्टोर होने लग गई, तो इसको क्या बोल दिया गया हीट वेव बोल दिया गया। तो यही चीज़ है जो आप क्रिया कर रहे हो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसी को क्या बोला जाता है आपको परस्पर क्रियात्मक विश्लेषण के नाम से जाना जाए। आप कंक्लूजन की बात करें आर्थिक भूगोल मानव के जीवन से अत्यधिक जुड़ा। तो भाई आया कि भूगोल पर जो गतिविधि होंगे जो उद्योग चलेगा यदि 2 रुपया कमाओगा यदि तो थे कोई बढ़िया काम कर सको ना। तो यही है जो ये स्पष्ट करता है कि भूगोलिक कारक जैसे जलवायु स्थल रूप संसाधन आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। तो कि जो आज जलवायु बढ़िया है, अब थे सोचो गर्मी में ज़्यादा इंसान अब बढ़िया मौसम चालू एकदम बीच को सुना सर्दी ना गर्मी, अब ज़्यादा पढ़ना मन करे सर्दी में ज़्यादा पढ़ना मन करे इस टाइम में करे ना। तो यही है जलवायु होगी स्थल रूप होगी संसाधन होगा हणक ये अपने जो विकास है आर्थिक विकास है पैसा को विकास है उनके सब प्रभावित करें। एक अध्ययन है आपको सामने क्या कहे जा आर्थिक भूगोल का रूप में जाने जाए। तो मैंने उम्मीद है कि मैं थान एकदम बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ समझाइए, उम्मीद है कि थारा हर चीज़ समझ में आ जाएगी। धन्यवाद। पर्सन है इनके बताया गया कि लो इस्पात उद्योग भारी उद्योगों में मतलब जो बड़ा बड़ा उद्योग हुई उनकी श्रेणी में है। इसकी स्थापना अनेक भूगोलिक आर्थिक एवं सामाजिक कारकों पर निर्भर करती है। तो इसको जो निर्माण है जो की स्थापना है वह अलग अलग प्रकार की भूगोलिक जो आर्थिक गतिविधि उन पर निर्भर कर है। ठीक है, इसकी अवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से, तो कौन सा कारक पर निर्भर करे क्यों बड़ो उद्योग है हर कट्ठे तो थे लोक उद्योग को देखोगा ऐ की जगह देखो जाए मान लिया झारखंड में ज़्यादा है,
समझ में आ गया आपको। छत्तीसगढ़ हो गई, उड़ीसा की उठीन की साइड में ज़्यादा है भाई, राजस्थान में क्यों को नहीं। आज इस चीज़ का बारे में आपा पढ़ाई करांगा, है ना। क्या सोचो कि माला गांव में कहीं कौन लाग रहे हो उद्योग, तो आप बेरो पार जाओ क्यों कौन लाग रहे हो। पहले वो कच्चे माल की उपलब्धता। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए तो आरकन क्यों होनी चाहिए, कच्चो माल तो होना ही चाहिए। नई माल हो जाए कि चीज़ बना दो कहते, सीधी बात है ना। रोटी बनाने के लिए कम से कम घर आटो तो होना चाहिए ना, तो बस बाई बात है ना। लो एस्क कोयला और चूना पत्थर आदि प्रमुख कच्चे माल हैं। तो भाई लो को देख जो उद्योग है उन पहली चीज़ की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज़ पड़ेगी लो तो होना ही चाहिए, नहीं तो लो को उद्योग चलाओ। फिर कोयलो, भाई भट्ठी चलाऊंगा उन पिघलान के लिए, तो भट्ठी चलाने के लिए कोयलो चाहिए ना। हाँ, तो लाइम स्टोन भी, चूना पत्थर भी उसके अंदर होना चाहिए। सब क्या प्रमुख कच्चे माल में आते हैं। इनकी भारी मात्रा में प्रयोग हो रही है। इनको प्रयोग है भी कोई नहीं कि छोटा मोटा उपयोग में होगी, कि बड़े स्तर पर इनको प्रयोग हुआ है। तो इकले उठे जो आस पास ही उठे के निकलना चाहिए, आपके सामने वो कच्चो माल है निकलना चाहिए, मतलब लो की खान होनी चाहिए उठे आस पास में। ये झारखंड और छत्तीसगढ़ में लो अयस्क और कोयले की उपलब्धता के कारण वहाँ पे लो इस्पात उद्योग विकसित स्थापित हुए। तो सबसे ज़्यादा झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है उठे क्या है, सब ज़्यादा लो इस्पात पाए जाए, तो उठे हन सब का के उद्योग ही वह विकसित होगा। अगले वाला क्या है, ऊर्जा संसाधन। स्थाप निर्माण में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होती है। अब थान बेरो लो भट्ठी को काम होगा तो क्या होगा, उन पिंगलान के लो जल्दी से पिंगले तो आज कोई नहीं, बहुत टाइम लगे ना, तो उन पिंगलान के बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़े। तो वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जो उपयोग पड़े है, इकले उठे के ऊर्जा का स्रोत होना भी जरूरी है। जिकले क्या है भाई, सुलभ ऊर्जा आराम से ऊर्जा उपलब्ध जाए। मतलब आया की जगह जठे के तो कोयलो निकले तो ठीक है कि भाई कोयला से संबंधी बिजली घर बनाए हुए हैं, या फिर जल विद्युत को यंत्र हुए आया का जठे बहुत आसानी से बिजली भी मिल जा, वहाँ की जगह आप स्थापित कर सका हाँ आया को उद्योग। अगले वाला क्या, जल स्रोत। तो इन कारखानों में शीतलन, बॉयलन एवं अन्य प्रक्रिया के लिए जल आवश्यक है। अब थे के करो जो लो है उन पिंगला तो लियो, अब पिंगलान के बाद में भाई उन ठंडो भी तो करना पड़ेगा ना, और ठंडो लो ना, ठंडो करना लगेगा इतना दिन हम तो जो 1 साल लाग जाएगी पूरी, मतलब 1 साल तो कौन लगा, लेकिन बहुत अधिक दिन निकल जाओ। 1 टन निकल रहा हो, तुम सोचो कितना टाइम लग जाओ। तो बॉयलर ठंडा करने के लिए ठंडो पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, और पानी की व्यवस्था होने के लिए भाई पानी होना भी चाहिए। समझ में आ गई ना। सिर्फ ग्राउंड वाटर जो जल जमीन को पानी ऊपर निर्भर तो कौन रह कहाँ, तो सिर्फ जो जमीन का पानी पे तो अपन निर्भर कौन रह सका, अपना के नदी नाला भी होना चाहिए, ताकि क्या कर सका और ज़्यादा अपना उठे से पानी वगैरह निकाल सका। अगला क्या, परिवहन की सुविधा। तो भारी कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन हेतु रेल, सड़क, जलमार्ग की आवश्यकता है। तो भाई कोई भी आप थे मान लो, और तो लो तो बना लियो, लो को निर्माण तो कर ली, सिल्ली बना लियो, कि कुछ भी जो भी बनाना चाहो वो बना लियो, लेकिन अब उन कारखाना में पटक के क्या करोगे, उन पूरी दुनिया में लेके भी तो जाना है उन बेचने के लिए। तो क्या है आया का रास्ता भी, मान लो कारखाना लगा दियो कोई पहाड़ के ऊपर, अब उन नीचे ले आओगा कट्ठे हूँ, कोई साधन की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। तो यही है અહીંયા का जगह निर्माण करना उनको, जठे आसानी से ट्रांसपोर्ट भी हो जाए। हाँ, तो भारी कच्चे माल व तैयार माल को परिवहन हेतु सुलभ रूप से रेल, सड़क, जलमार्ग की सुविधा भी होनी चाहिए। सूचित परिवहन व जिसकी लागत कम हो, तो અહીંયા को मार्ग भी होना चाहिए जठे, क्योंकि आप रेलवे पूछ रही है, तो रेलवे सबसे सस्तो अपना ट्रांसपोर्ट करके देश का है, तो અહીંયા की व्यवस्था होनी चाहिए जठे सस्तो परिवहन भी मिल जाए अपना। अगले वाला पॉइंट क्या, बाजार की उपलब्धता। तो इस्पात के उद्योग में विभिन्न जैसे निर्माण, ऑटोमोबाइल, मशीन निर्माण में होता है, तो इसके आसपास बड़े केंद्र व बड़े शहर भी होने चाहिए। तो भाई अब सीधी बात है, लो निर्माण कर लियो, ट्रांसपोर्ट में दर भी दियो, लेकिन अब मान लियो थे जठे कारखानों लियो, और कारखानों 400-500 किलोमीटर दूर तक कि में को नहीं कोई शहर ही को नहीं, तो उस जितना प्रॉफिट होगा वो तो सारा सारा ट्रांसपोर्ट में चले जाओगे, थारे की कमाई होगी। तो यही बात है, आसपास से कोई बड़ो, अब जमशेदपुर जहाँ का बड़ा शहर है आसपास, तो उठे के आसपास थारा बड़ा शहर होना भी जरूरी है, ताकि थोड़ा बहुत तो उठे बेच के काम चल रहा है ना। तो यही है, जो ये बड़े बड़े जो केंद्र बनाए जाते हैं आसपास के बड़े शहरों के पास ही बनाए जाते हैं, और नहीं हो तो स्थापित कर दिया जाए बड़ा शहर। अगले क्या है, श्रमिकों की उपलब्धता। अब थाना भी बेरो है भाई, अगर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कोई भी उद्योग चलाने के लिए श्रमिक तो होना चाहिए, मजदूर तो होना ही चाहिए, नहीं मजदूर होगा जो उद्योग कहाँ चला को। तो यही है, श्रमिकों की उपलब्धता भी आपके पास होनी चाहिए, तभी उद्योग का वो बहुत अच्छे से चल सकता है। अगले वाला पॉइंट क्या है, सरकारी नीतियों का प्रोत्साहन होना। तो जैसे कि सरकार द्वारा, अब थाने बेरो सरकार टाइम टाइम पर उद्योगान छूट दिया है, सरकार अलग अलग प्रकार की योजना चलावा है, कुटीर उद्योगा के लिए अलग योजना चला रखी है ना, स्वावलंबन योजना होगी, आपके सामने विश्वकर्मा योजना होगी, तो आया की और भी योजनाएं, ये तो छोटी मोटी कुटीर उद्योग के लिए ही। तो
कोई भी उद्योगन चलाने के लिए थोड़ा बहुत सरकार को प्रोत्साहन होना जरूरी हुआ है। तो यही है, सरकार द्वारा कर में छूट, ऋण, बिजली की दरों में छूट, इन सब चीज़ें मिलेंगी तो उद्योग है वो और ज़्यादा क्या होते हैं, और ज़्यादा विकसित होते हैं आसपास के क्षेत्र में। अब थान बेरो है ये जो टाटा है ना, टाटा को प्लांट लागो पहले बंगाल में, फिर ममता बनर्जी बिर्च की बोलियो अँ कहीं लगा देगा, बोलियो हमारा बंगाल में, बोलियो तो अह मैं कौन लागण दिया। फिर मोदी जी पूछा गुजरात में, बोले मार्कन है, जमीन मार्कन लो, और उठे सारा उद्योग लाके खड़ा कर दिया। अब सब थी भाई गुजरात में सारा उद्योग चला गया, थारा कर्म ही है कहा गया कठियाते उद्योग। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, कुछ स्थाप उद्योग उपनिवेशित काल या प्रारंभिक उद्योगीकरण काल में स्थापित हुए थे जो आज भी यथावत है। अच्छा एक बात यह है, ये जो थारा लोअर स्थाप को उद्योगों ने बहुत पुराना टाइम चलता रहा कदू, जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी ना, तब से सबसे पहले उद्योग कौन सा बनया, लो और स्थाप को उद्योग बने। और आज भी हण उद्योगों की बया स्थिति बनी हुई, आज भी सब आदमी ने हण उद्योगों की जरूरत है। समझ में आ गई। तो यही है, ये बहुत पुराना समय का उद्योग है, लेकिन आज भी हण की जरूरत बया की बया बनी हुई है। उदाहरण का रूप में समझाऊं, जब भिलाई स्थाप षड्यंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर, तो लो एस्क दिल्ली हजरा कोकिंग कोल जरिया जल शिवनाथ नदी और रेल सुविधा के कारण, क्यों कौन है, क्योंकि लो एस्क मिल रहा था कठे दिल्ली हजरा कोल मिल रहा था जरिया के अंदर, जल मिल रहा था शिवनाथ नदी के कारण, और रेल सुविधा का कारण भिलाई जो स्थाप षड्यंत्र छत्तीसगढ़ के अंदर वो थाने की उपलब्ध हो रही है। तो हर चीज़ बता दी के अंदर भी थाने में कि कौन सी जगह के बन रही है। फिर के अगलो सबसे बड़ा उद्योग को केंद्र कौन सा, जमशेदपुर है झारखंड के अंदर। इम टिस्को कंपनी का जो टाटा की जो कंपनी है वो षड्यंत्र है, तो ठीक है लो एस्क भी मिल रही है, कोयलो, जल, श्रमिक और टाटा द्वारा विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी की सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं, जिसका कारण के जो जमशेदपुर है झारखंड के अंदर उठे भी जो षड्यंत्र लागे। तो कम से कम भिलाई षड्यंत्र जो छत्तीसगढ़ के अंदर और जमशेदपुर झारखंड के अंदर, ए दो नाम तो याद करिए ये उदाहरण देने के लिए। निष्कर्ष की बात करें, लो स्थाप उद्योग की अवस्थिति अनेक भूगोलिक आर्थिक कारकों पर भी निर्भर करती है। तो जो लो स्थाप उद्योग है ना, यो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करे है, जब भूगोलिक होगा, आर्थिक कारक होगा, इन सब चीज़ों पर क्या करें, निर्भर करे है। और संसाधन की निकटता, ऊर्जा, परिवहन, बाजार की नीति, इन सब चीज़ों के बीच में सामंजस्य से उद्योग की सफलता सुनिश्चित होती है। तो यही चीज़ है, जो लो स्थाप उद्योग है वह अनेक चीज़ों की जो भौगोलिक परिस्थिति उन पर निर्भर करे, आर्थिक कारक अपिसा पर भी निर्भर करे, और आसपास कितना मतलब ऊर्जा है, जो परिवहन होगा आसानी से परिवहन मिल रहा है, बाजार है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर मिला है। और अगजठे इन सब चीज़ें की एक साथ उपलब्धता बन जाए 19-20 उठे ही वह सब उद्योग है वह स्थापित हो जाएंगे। तो यही लो स्थाप उद्योग से संबंधित पूरी चीज़ें वह मथाने समझाती है होने वाला आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखोगा तो चाहे वह प्रश्न निबंधात्मक रूप से हो चाहे लघुत्रात्मक रूप से है वो भी कर दोगा। तो चलो शुरू करते हैं। भैया थारम लगभग बालक ही वह कृषि से जुड़े हुए हैं, बेरो थान सारी चीज़ों को है, लेकिन बेरो तो थान बड़ी चीज़ों को है, लेकिन हर चीज़ ने लिख कौन पाओ, तो लिखने का है उन चीज़ें ने वो मैं थान बताऊँगा। पहले बात अपन समझांगा कि कृषि को अर्थ क्या है। तो कृषि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य भूमि में बीज बोकर सिंचाई व श्रम द्वारा अन्न, फल, सब्जियां, तिलहन, मसाले, उद्योग, फसल प्राप्त करें। तो सीधी बात है, जब मोर पलाव लगाणु लेके आर काट के मंडी में देने तक जो चीज़ करो ना बात सीधी लिख दी थी। समझ में आ गई। तो गाँव के टाबरा की बात। अब जन की कहते हैं कौन पेरो कि भाई गेहूँ पक्के पीला होके बाजार में आऊँ पहले अरिया भी हूँ पीला होना पहले, तो हुन टाबरा ने समझा दूँ। हुन के लिए क्या है कि सबसे पहले बीज ने जमीन में बोया जा है, फिर क्या करी जाओ, सिंचाई करके निराई गुड़ाई करके उनके फिर भया लावणी करे, जहाँ जोर भी आवे जब काट कूट के उन के करे, फिर उससे अनाज निकाले जा, अन्न, सब्जी, तिल, मसालो, जो एक चीज़ जो चीज़ चाहिए थानों को थे उत्पादन करोगा वह उत्पादित हो जाए, है ना, उससे जो प्राप्त करे। और विश्व में अधिकांश देशों लगभग हर देशों में जो है वाकई कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जब आज़ाद हो तो 65% के आसपास जनसंख्या क्या कराया करती, कृषि कराया करती। अब तो थोड़ो रेशियो वो गिरो है। अब बात करें विश्व के प्रमुख कृषि प्रकार। अब ये यहाँ से प्रमुख प्रश्न शुरू होता है कि विश्व में अलग अलग प्रकार की कृषियों के क्या क्या प्रकार होते हैं, जैसे ज़रूरत के हिसाब से प्रकार बदलते चले जाते हैं। तो पहला स्थानीय कृषि सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, अपने उपयोग के अनुसार अपने उपयोग हेतु की जाने वाली कृषि, जहाँ की जरूरत है उस हिसाबों के कर लिया जाए, बा कृषि कर ली जाए स्थान के हिसाबों। जैसे
भारत, साउथ अफ्रीका और एशिया अयाँ का देश जठे ना ज़्यादा विकसित को नहीं, कम कृषि का मामला में ज़्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं है ना, ट्रैक्टर चला के बीज बोन टेक्नोलॉजी को उनको जा। अमेरिका जैसे देशों में और भी खतरनाक टेक्नोलॉजी है। तो जया की जरूरत होना, जया का जगह है उस हिसाब की कृषि कर ली जया। अब अपने कहें अपने बाजरू उग जा, लेकिन अब बाजरू थे कश्मीर में जाके बोली होगी को नहीं उगे, और आप उन्हाड़ सेव अपने बालियाँ को नहीं उगी। तो यो फर्क है, यही कि जैसी ज़रूरत होती है, जैसी ज़मीन है, जैसी जगह है, जैसी जलवायु परिस्थितियाँ, उसके अनुसार जो कृषि कर ली जाती है उसको स्थानीय कृषि के नाम से जाना जाता है। जो लगभग क्या पर डिपेंड करे, अपनी डिपेंड करे जलवायु पर। समझ में आ गई। अब एक साल बारिश बढ़ी होगी तो क्या बात करो, एक जात को ना जुगो, और नहीं हो अगले साल तो अपना बैठे ना भाई खाओ हो, अब की बार तो राम जी राजी क्यों नहीं हो। तो यही फर्क है, यहाँ का देश के जलवायु पर ज़्यादा निर्भरता रहे। दूसरे के व्यावसायिक कृषि, व्यापार हेतु उत्पादन करना किसको, कौन सी कृषि में आता है, व्यावसायिक कृषि में आता है। समझ में आ गया। जन को क्या है, सीधो सीधो बात हो, उन्हें कोई मतलब को नहीं, जमीन जमीन सब बस सीधो व्यापार के लिए करी। जहाँ अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ का देश में चाहे जलवायु हो चाहे मत हो, उन पर निर्भरता बहुत कम है। बस सीधी टेक्नोलॉजी को उपयोग करें। जैसे मान ले जलवायु को नहीं तो क्या करें, कृत्रिम जलवायु बना लेंगे, जो ग्रीन हाउस वाला बना बनू की टेंट ऐ की व्यवस्था करके। तो वह कहें कि कृषि है व्यापारिक कृषि, जो क्या पर डिपेंड करे, उद्योगा के हिसाब से कृषि का है। अगला है स्थानांतरित कृषि, तो और भी गरीब कृषि है। समझ में आ गई। जब पहले का टाइम में क्या करता, लोगों का जमीन घनी बहुत होया करती है ना, लोग इतना को नहीं तो क्या कराया करता, जंगल काट लिया करता और उठे कृषि कर लिया करता, और फिर क्या हो जाता है, एक दो साल बाद हमारी जमीन अनुपजाऊ हो जाती ना, उन छोड़ के और कट्ठे कर लिया करता। तो इनका एक कृषि क्या बोले जाए, स्थानांतरित कृषि बोले जाए। और यह लगभग कट्ठे देखने मिला अब ये टाइम में, जठे बहुत बड़ा बड़ा जंगल ही, या जठे अभी भी विकास इतना पुच्चो को नहीं है। अमेजोन का बेसिन, अफ्रीका, पूर्वोत्तर भारत, अरे आप राजस्थान में तो कट्ठे कर लिया जंगल ही को नहीं। तो कृषि कौन मिल सके ना, जठे जंगल होंगे उठे मिलेगी। जब भारत में पूर्वोत्तर है, यो आप लो नॉर्थ ईस्ट को इलाको उठे जंगल जाता है, तो उठे कृषि ज़्यादातर देखने मिला है। अगले वाला पॉइंट है आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कृषि। तो आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कृषि जठे मतलब आए समझ लो ज़्यादा पानी पड़े, जठे ज़्यादा बरसात है, तो आर्द्र तो समझते ह्यूमिडिटी बोली जा है जिन्हें, है ना। तो उन या कटे करी जा जठे धान की अधिक उपज करनी हुआ है। समझ में आ गई। जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश होगी उठे जठे पानी की ज़्यादा उपलब्धता मिल जा, उठे के करी जाए आर्द्र उष्ण कटिबंधीय कृषि की जाती है। तो चाइना और भारतीय सबसे ज़्यादा आपके चावल के उत्पादक हैं। अच्छा, अमेरिका के एक रखो, अमेरिका में बेरो चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो अमेरिका बहुत शान है। अमेरिका कदे चावल की कृषि कौन करे, वो बाहर तो चावल खरीद ले, लेकिन खुद कृषि कौन करे, क्यों, क्योंकि खुद का संसाधनों को प्रयोग कौन करे, उन बेरो पानी बहुत कीमती चीज़ है। अगली कौन सी कृषि होती है, शुष्क कृषि। तो यह कौन सी कृषि हो जठे कम पानी हो, बस नाम ही बेरो पाट को शुष्क कृषि, अपने राजस्थान वाली जठे पानी कम है उठे शुष्क कृषि हो। जैसे राजस्थान हो गया, पश्चिम एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, वो उठे कहें कि कृषि होगी शुष्क कृषि। जहाँ मोटा अनाज ज़्यादा पैदा होगा, जब मक्का पैदा होगो, बाजरो पैदा होगो, राई ऐसा की चीज़ ज़्यादा पैदा होगी उठे। अगले वाला पशुपालन कृषि। तो पशुपालन पर आधारित जो घूमती जाति होती हैं वो कृषि करती हैं, मतलब यहाँ की कृषि जठे मतलब घास फूस की ज़्यादा उत्पादन कर जा, जिस पर क्या है उन्हें कृषि से ज़्यादा उनको क्या पर डिपेंडेंसी रहे, पशुपालन पर ज़्यादा डिपेंड रही है। जैसे मध्य एशिया हो, सहारा हो, रेगिस्तान हो, उठे या कृषि मुख्यतः देखने मिला है। अगले वाली कृषि कौन सी होती है, पॉलीकल्चर या मिश्रित कृषि। मतलब जठे फसलें प्लस पशुपालन दोनों को करे जाओ, मतलब जो पशुपालन भी कर लें और फसल भी कर लें। आपल्या गाँव वाली सी कृषि मतलब आपने कौन कहा कि भाई एक आध यहाँ की खेत भी बाल लिया और साथ साथ एक ढांडो ढोर भी क्यों जो है साल को बेच लें। तो यह प्रकार की कृषि के बोली जा पॉलीकल्चर या मिश्रित कृषि बोली जा है। जो कठे देखने मिला था ना यूरोप में, अमेरिका में या भारत में ज़्यादातर देखने मिला है, जठे की कृषि भी करनी है लोग और एक आध जो जानवर है वो भी करनी ही। अगले वाला बागवानी कृषि। तो बागवानी कृषि स्थान पर बाग उगाए, तो बाग क्या उगाओ के तो फल उगेंगे और के फूल उगेगा। तो बागवानी क्या होती है, जहाँ पर फल व सब्जियाँ उगाई जाती हैं। जहाँ ये कठे मिला मध्यम सागरीय क्षेत्र में, कैलिफोर्निया होगी, भारत होगी, यहाँ का क्षेत्र में देखने मिले। तो 3-4 नाम रट लियो, अफ्रीका, भारत, कैलिफोर्निया, यहाँ की जगह के सामू बस नाम चिपका दिए थे। अगला है प्लांटेशन कृषि। प्लांटेशन कृषि कौन सी है, हाँ यहाँ को शुष्क कृषि में ते दे नाम दे दो नॉर्थ ईस्ट को। यहाँ को काम कौन करना है,
बाकी कुछ भी लिख दो चाहे। एक ही फसल का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, जो मतलब बहुत बड़े स्तर पर कृषि करी जाओ उद्योगा के लिए। तो उनके कहा जाए जैसे कॉफ़ी बीज, कॉफ़ी हो गई, गन्नो हो गो, ब्राज़ील में मलेशिया में रबर हो गो, तो वह बहुत बड़े स्तर पर कृषि देखने मिले। एक क्षेत्र विशेष की बहुत बड़े स्तर की कृषि होगा और पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। अगले वाली कृषि कौन सी होती है, विनियत कृषि या वाणिज्य क्षेत्र की कृषि। जैसे डेयरी होगी या गेहूं जैसे फसलों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अमेरिका, कनाडा और यूरोप में कृषि देखने को मिलती है। मतलब यह भी उद्योग सहित कृषि है। तो इम अगर थे सोचो 10 में कौन सी याद कर लिया, इस चीज़ बता दूंगा। स्थानिक कृषि याद कर लियो, व्यावसायिक कृषि बहुत आसान है याद करनी, स्थानांतरित कृषि थारा बच्चे स्कूल में पढ़ेगी ये याद कर लियो, शुष्क कृषि याद कर लियो, पशुपालन कृषि याद कर लियो, बागवानी याद कर लियो, और आपके सामने पॉलीकल्चर याद कर लियो। तो 5 6 7 याद कर लियो, 10 भी याद नहीं हो तो 5 6 तो कम याद कर लियो। इजी है न याद करो, सारा थन बेरो भी है। प्रमुख कृषि क्षेत्र, मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा है। सबसे पहले है दक्षिण एशिया कृषि। तो अपने जो दक्षिण एशिया कटे जो पाकिस्तान, भारत होगो, श्रीलंका होगो, आपके सामने यो बांग्लादेश होगो, चाइना होगो, ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र में आवा है। तो यहाँ पर क्या है, देश जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश होगी, यहाँ पर मुख्यतः कौन सी कृषि, भाई उधर नदी नाला ज़्यादा ही, बारिश ज़्यादा हुआ तो कौन सी फसल देखने मिलेंगी, चावल, गेहूँ, दाल हो गई, इस प्रकार की कृषि है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है, जो क्या जलवायु पर ज़्यादा निर्भर करती है। क्यों, टेक्नोलॉजी तो आज को नहीं, जुगाड़ू आदमी ही जनाब जटे जलवायु पर ज़्यादा निर्भरता रहे लोगों की। कृषि के प्रकार कौन से हैं इनके, स्थानांतरित और मिश्रित कृषि ज़्यादातर कने हैं। फिर बात करें अगले वाला, उत्तरी अमेरिका के अनाज बेल्ट, ग्रीन बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट में कटे जाए अमेरिका और कनाडा, हनकर बहुत बड़ी ज़मीन है। तो ये क्या भाईगा, गेहूं, मक्का और जौ। तो अच्छे से याद कर लेना, अमेरिका का जो ग्रीन बेल्ट होती है वहाँ पे गेहूं, मक्का और जौ है वह उगाई जा है। कृषि का प्रकार यंत्रीकृत और व्यवसाय कृषि। तो बहन के पास टेक्नोलॉजी है तो यंत्र लगा के रखेंगे और व्यवसाय उद्योगों के लिए कृषि करेंगे। अगले वाला पॉइंट है यूरोप। तो यूरोप में क्या है कि कृषि देखने मिलेगी ज़्यादातर था ना, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश हैं। तो फ्रांस होगो, ब्रिटेन होगो, जर्मनी जैसे देशों में आपको ये देखने को मिलती है, जिस जहाँ उठे कौन सी, आलू होगा, गेहूं होगा, चुकंदर हो गया, इस प्रकार की कृषि आपको मुख्यतः देखने को मिलती है। उदाहरण के रूप में मिश्रित, डेयरी, व्यावसायिक प्रकार के कृषि होती है, वो एक प्रमुख कृषियों के प्रकारों में से देखने को मिलते हैं। जहाँ फ्रांस, जर्मनी है, ब्रिटेन है, अठेके है, या कृषि मुख्यतः देखने मिला है यूरोप के अंदर। समझ में आ गई। गेहूँ ज़्यादा कोई मोटी चीज़ को नहीं, गेहूँ तो सर्व कठे उगाए जाए, क्यों, मुख्य खाद्य को भोजन है। समझ में आ गई। अगले क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्र उठे, यो कौन सा है, स्पेन, इटली, ग्रीस, कैलिफोर्निया हो गई, और के अंगूर, जैतून, खट्टे फल। अब से सुने, यूरोप की दारू सबसे बढ़िया है ना। तो उठे के हो गए, अंगूर हो गए हैं, अंगूर की वाइन बना कर है। समझ में आई। तो वह कौन से क्षेत्र में हो गए, भूमध्य क्षेत्र में हो गया है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, वहाँ पर रेड वाइन मुख्यतः बनती है। तो उठे कहा कि वह ज़्यादातर बागवानी, बाग कृषि ज़्यादातर देखने मिले। फिर आप पूजा अफ्रीका की तरफ, तो यो सारा व उप सारा क्षेत्र है। अब यो भी अफ्रीका सुको क्षेत्र है, पानी तो घणो है बनी। तो और क्या होगा को, बाजरो, जवार, कसावा हो गया, ये होते हैं ना मोटो अनाज ज़्यादातर होगा को, क्यों, मोटा अनाज ना पानी की जरूरत कम रहे। समझ आ गई। यहाँ पर भी क्या होती है, स्थानांतरित और पशुपालन खेती ज़्यादातर देखने को मिलती है। फिर अगला क्षेत्र है लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के देश ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सब क्षेत्रों में आपके सामने किस प्रकार की फसल देखने को मिलती है, गन्ना, कॉफ़ी, सोयाबीन है, इस प्रकार की फसलें मुख्यतः देखने को मिलती हैं। क्यों, ये भी देश के करीं आपके सामने, भाई ब्राज़ील की कॉफ़ी है वो बहुत फेमस स्थान पे होता है ना, और जो गन्नों को अर्जेंटीना वगैरह में और सोयाबीन वगैरह मुख्यतः उगाई जाए। और या कौन सी कृषि है, प्लांटेशन व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। बहुत बड़ा मतलब यहाँ की फार्म है ना, फार्म हाउस पर ले लिया जाए, आपका सामने के बोले जाए, उन्हें बुक कर लिया जाए और उनमें खेती हुआ है, अपना गाँव का मान जो फार्म हाउस पर खेती हुआ है। चीन व दक्षिण पूर्व एशिया। तो चीन, वियतनाम, थाईलैंड है, या आसपास का क्षेत्र ही उरे कृषि देखने मिला है। उरे के धान और चाय। तो थाने भी रहे, चाइना की चाय और भारत की चाय फेमस है, और धान भी सबसे ज़्यादा अमेरिका जो चाइना ही उत्पादित करे। या किस प्रकार की खेती हुआ है, गहन व स्थानांतरित खेती। तो चाइना का तो वीडियो भी देखा होगा, छात पर भी उगा ली है, तो गहन कृषि देखने मिला है।
अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विश्व में कृषि के प्रकार भौगोलिक, जलवायु, तकनीक व सामाजिक कारकों पर निर्भर करते हैं। तो जो विश्व में जो कृषि का जो प्रकार है ना, ये किस चीज़ पर भाई, कहें कि भौगोलिक क्षेत्र है, कहें को भाई ज़मीन है, ज़मीन के आधार पर भी डिपेंड करे, है ना। जलवायु कहें की है भाई, पानी हुआ है, कोनी हुआ है, शुष्क है, आर्द्र है, या फिर ठंडी जलवायु पर भी निर्भर करे है। सामाजिक कारक पर भी निर्भर करे है। जैसे जैसे तकनीक और वैश्विक तकनीक बढ़ा है, वैश्विक और व्यावसायिक और वैज्ञानिक कृषि का भी प्रसार हुआ है। तो जहाँ जहाँ तकनीक बढ़ी है, जहाँ जहाँ व्यावसायिक और कृषि जो वैज्ञानिक कृषि को भी प्रसार हुआ है। लेकिन पारंपरिक व स्थानिक कृषि अभी भी विकसित देशों में आपके सामने देखने को मिलती है। तो अभी भी जो पुराने टाइप की कृषि अब अभी भी देखने मिल जाता है कठे कठे। तो ये तो कृषि से संबंधित प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न तो जरूर से देखने मिला। संसाधन क्यों ही जहाँ मत हन बताइए ना, पहले वीडियो में समझाई ही संसाधन क्यों ही। संसाधन अपने आसपास है, जलवायु, पानी को उपयोग कर रहे हो, जमीन पर थिपक रखे हो, यो भी संसाधन है। गाड़ी में बैठ के यह भी संसाधन, हर चीज जो आसपास है वह सारे एक संसाधन को ही रूप हुआ है। संसाधन वे प्राकृतिक व मानवीय तत्व होते हैं जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आर्थिक विकास के लिए करता है। तो संसाधन क्या होते हैं, वो वस्तुएं होती हैं जिसके लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व आर्थिक विकास के लिए करता है। समझ में आ गई। तो संसाधन वही चीज हुई जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करे है और अपने विकास के लिए उपयोग में लिया है। जैसे EW जेमिरमन ने बताया, संसाधन वह हैं जिनके उपयोग मानव के लिए, यदि कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तो वह संसाधन नहीं है। सीधी सीधी बात है आदमी के लिए कि आदमी हो स्वार्थी। तो आदमी के लिए संसाधन वही चीज़ें जो को काम की चीज़ है। समझ, जो चीज़ थारा काम की नहीं रही तो बस संसाधन के काल थे, पढ़ लिख के नौकरी लागत थार के लिए किताब के काम की, तो बस थारी संसाधन को नहीं। लेकिन जितना दिन नहीं लगा हुआ इतना दिन तो थार के लिए बहुत तगड़ा संसाधन ही है। समझ में आ गई। तो वही चीज़ें जो इंसान के लिए उपयोगी नहीं है वो कोई भी प्रकार के संसाधन नहीं है। तो ये एक उदाहरण आपके सॉरी कोटेशन है EW जेविरमन के द्वारा दिया गया है। जैसे कि जल, मृदा, खनिज, वन के उत्पादन, ऊर्जा स्रोत, मानव श्रम, प्रौद्योगिकी, सब क्या संसाधन में है। तो मैं थाने बताऊं जो आसा पासा थान चीज दिखे ना, आप एग्जाम देना जाओ बस सारी चीज संसाधन में उनको नाम लिखती हो। संसाधनों का अध्ययन क्षेत्र। तो संसाधनों का आपका क्या कौन सा अध्ययन क्षेत्र होते हैं, कितने प्रकार के संसाधन होते हैं ये देखेंगे अपन। तो पहले संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, थान सब न बेरा जल, भूमि, खनिज, वायु और वन और जलवायु। तो ये सब तो सबको पता है कि ये सारे संसाधनों में आते हैं। दूसरे प्रकार देखेंगे ऐसे संसाधन जो मानव पे निर्भर करते हैं, मानव संसाधन बोले जाए, जैसे जनसंख्या। समझ में आ गई आपको। अब भारत है, भारत में क्या जनसंख्या है कि इतना लोग पैदा होगा, इतना युवा होगा कि लोगों रोजगार कौन मिल रहे हो। अब जापान की समस्या क्या है, उठे ही को नहीं युवा काम करने वाला, तो उठे की समस्या अलग है, उड़े की समस्या अलग है। तो उठे मानव संसाधन की कमी है। भारत में इतना मानव संसाधन है जिनको कोई प्रयोग ही को नहीं हो रही हो। तो यही है, जनसंख्या हो गया, श्रमिक हो गया, जो था ज्ञान है, समझो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो वो ज्ञान, कौशल, जहाँ मान ली कोई लड़को है ना, उन कंप्यूटर पर वो बहुत बढ़िया पेंटिंग करनी हो ना, तो यो को क्या कौशल है। समझ में आ गई। बहुत बढ़िया उद्योगों के बारे में जानकारी, तो यो को कौशल है। बढ़िया एक्सेल सीट बना सका, यो कन कौशल है। समझ में आ गई। तो रील देखना कोई कौशल में को नहीं आवे। समझ में आ गई। तो थन को सीखना पड़ेगा, जो कोई चीज़ थे जिससे 2 रुपया कमा सको वही कौशल के अलावा है। इनके कह जा मानव संसाधन कह जा है। ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जिस चीज से ऊर्जा को उत्पादन हो उनके कहे जा ऊर्जा संसाधन का नाम से जाने जा है। जैसे कोयलो हो, पेट्रोलियम हो, गैस होगी, जल विद्युत होगी, सौर ऊर्जा। समझ ये सारा क्या अपना क्या करना, ऊर्जा को प्रयोग करना। जैसे कोयला को प्रयोग करके जल विद्युत, आपका सामने क्या बोलते हैं उनको, कोयला आधारित जो उद्योग जल विद्युत होते हैं वो हो गए। पेट्रोलियम, गैस से भी अपना ऊर्जा को उत्पादन करा। अगला संसाधन जैविक व अजैविक संसाधन। जैविक कौन सा है, जो आप जैविक जीव जंतु से याद कर लो। समझ में आ गई, जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई। अजैविक जो मानवीय रूप से उत्पन्न हुई ही, जैसे कि आपके सामने वनस्पति जीव जंतु हो गया, खनिज व ऊर्जा स्रोत हो गया, वह अजैविक के अंतर्गत आते हैं। अगले वाला है नवीनीकरण व अनवीनीकरण संसाधन। तो नवीनीकरण कौन सा है, नवीनीकरण नवीन बना लियो, मतलब अया को आदमी जो अया की चीज जो बार बार उत्पन्न करी जा सके है। जहाँ सूर्य हो गया, जल हो गया, ये क्या है नवीनीकरण। अब पानी क्या है, अथे पानी बाहर ने क्या करो, पानी बाहर ने डोड़ती हो,
समझ में आ गई। एक गिलास पानी बाहर न डोलो तो क्या हो, पानी पास सूरज की तावड़ी पड़ी, उड़ के वाष्पीकरण हो के चल को उठे चले गो, आसमान में चले गो। समझ, ये साबुन पानी उड़ो और आसमान में जाके बादल बन गया, बादल बन के बारिश होगी। थे पानी डोले वो जो थारा घर बारिश के रूप में आगो। समझ में आ गई। उन थे क्या करो, कुंड में बेड़ो कर लियो और वापस पानी पी लियो। तो यह है या के जल चक्र एक है, चलते रहे। तो यहाँ का संसाधन जो इनको बार बार उपयोग करियो जा सके, जो बार बार में एक साइकिल में चलता नहीं। व नवीनीकरण हुई, जना सूर्य हो गया, जल हो गया, भूतापी हो गया, ये सब किसके किसके उदाहरण होते हैं, नवीनीकरण के उदाहरण होते हैं। अनवीनीकरण कोयला, पेट्रोलियम हो गया। अब थे गाड़ी में पेट्रोल गलायो कठे गयो, कौन बेर पाटे था, यही है। तो जन को प्रयोग थे बार बार कौन कर सको, समझना। फिर वो नयो ही बनेगो, खत्म हो जाए वो नयो ही बनेगो, वो चीज़ को बार बार उपयोग करने हो सके। तो इन कौन सा संसाधन बोले जाए, अनवीनीकरण संसाधन बोले जाए। कोयला ने जलायो थार गना कोयलो है भैया, उद्योग का कोयलो अलग हुआ है, आप घर उपयोग करना वो अलग कोयलो है, उन चार कोल बोले जाए। तो उन्हें ले लेते उदाहरण में, इतना टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं। घर कोयलन के करो, भट्टी जलाई, सर्दी आ रही है, अब थोड़ा सा दिन तो क्या होगा कि तो राख होगी, अब क्या कर लो, जो थोड़ी बना लोगों को। तो यो है, अब था नई लकड़ी जलानी पड़ेगी और नयो कोयलो उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये कहें कौन है, अनवीनीकरण आपके सामने उदाहरण होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, गैस हो गई, इन सब के उदाहरणों में इनको जाना जाता है। स्थानिक वितरणों की बात करें, संसाधनों का वितरण असमान होता है, जो भूगोल का मुख्य अध्ययन विषय है। तो जो स्थानिक वितरण के हैं, जो संसाधन हुई ना, जो संसाधन थारा आसा पासा देखने मिल रहे हैं, हमको असमान है। जय मान लो अब राजस्थान में कोई अपने बारिश वर्षा को नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इतनी वर्षा हो कि रुक रही नहीं है। समझ में आ गई थारा बात। राजस्थान में खनिज घना ही, बहुत बड़ा खनिज है, लेकिन यहाँ का खनिज जन का कोई काम का ही नहीं बेचना जाता है ना। यहाँ का कोई लाइम स्टोन निकल रहा है, कोई स्टोन निकल रहे हैं, बस पूरा बाठा ही बाठा निकल रही है, गला तो कोई काम को नहीं। अब थे उड़न जाओ बिहार का क्या झारखंड में, छत्तीसगढ़ में क्या निकला, कोयलो निकल रहे है, और आपके सामने क्या बोल रहे हैं, लो निकल रहे, तो उठे के बड़ा स्तर पर उद्योग बनाए जा सके हैं। तो यही फर्क है, जो असमान वितरण हो संसाधनों, कठे ज़्यादा कठे कम। अब राजस्थान में पानी की कमी है तो संसाधनों की कमी है, जो भूगोल का एक मुख्य अध्ययन विषय है। और यही चीज़ है कि जो संसाधन है वह हर जगह अलग अलग क्यों हुई, यो ही के है जो आपके सामने मुख्य विषय है अध्ययन करने को। अब क्या संसाधनों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसोर्सेज का क्या महत्व होता है। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास में योगदान। तो संसाधन पर आधारित उद्योग, कृषि, व्यापार, तो आर्थिक विकास। अब थान बेरे उद्योग होगा तो लोगों रोजगार मिलेगा, और रोजगार होगा तो लोगों का पिस्सा होगा, तो यही है, और पिस्सा होगा तो आर्थिक विकास होगा। तो संसाधन पर आधारित उद्योग होते हैं, जैसे कृषि हो गया, व्यापार हो गया, उसको क्या बोला जाता है, ये क्या करते हैं, आपके व्यक्ति के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। फिर रोजगार सर्जन करना, तो मैंने पहले ही बता दियो भाई, उद्योग लगेगा तो रोजगार भी उत्पन्न होगा, लोग नौकरी मिलेंगी। तो जैसे खनन हो गया, तो जो है ना भाई, अभी थारा आसा पासा में कोई फैक्ट्री लगी है सीमेंट की, नौलगढ़ की साइड में, तो उठे के है या फिर कॉपर की खान मान लो, तो उठे लोगों रोजगार मिला कर, तो समझना, लोगों रोजगार मिले। ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र में रोजगार उसका उत्पन्न हो जाता है। या फिर आपके आसपास कोई उद्योग हो तो उसका उदाहरण लेकर आप समझ सकते हो कि रोजगार उत्पन्न करते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार, तो संसाधन से जीवन की आवश्यकताएं, वस्तुएं प्राप्त होती है। तो अब एक बात सोचो, अब थारे घर लाइट आवा है ना, अब आया कदे मान ली थारे गाँव में क्यों ट्रांसफर बढ़ गो, तो लाइट को नहीं एक दिन तक डिप्पी कौन से ढह गई, कोई कारण होगा। अब थे सौर ऊर्जा लो लगवा रखो है, आओ चाहे मत आओ, लाइट चाहे 24 घंटा चलेगी थाली। तो संसाधन को उपयोग करो सौर ऊर्जा को, और क्या हो, थारो जीवन और सुलभ हो। समझ में आ गई। तो यही है, पहले आप गॉड, पहले के इंसानों को थारे दादा परदादा ने पूछो, वह कदे मोटरसाइकिल पर थोड़ा चला करता, पैदल चला करता ना। फिर क्यों लोग संसाधन के करो, गाड़ियाँ को अनको निर्माण करना शुरू कर दिया। अब थे थोड़ी कदे जीवन में पैदल चलो, थे बाहर न 2 रुपया सामान लेना जाओ, जब भी मोटरसाइकिल लेके जाओ तो बाथरूम में ले जाओ, लेकिन देखे मैंने कौन बर्स को यह लत है ना। तो यही है कि इंसान की जो जीवन की गुणवत्ता उसमें सुधार होता चला जाता है। राष्ट्रीय समृद्धि का आधार, तो प्राकृतिक संसाधनों से राष्ट्रों की ताकतों का पता चलता है। जी देश का पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा वो उतना ज़्यादा विकसित होगा। अब चाइना के पास क्यों भाई, अब बहुत बढ़िया संसाधन था, जनसंख्या ज़्यादा बड़ी को नहीं है ना, जनसंख्या तो बहुत थी, लेकिन उनको सही से उपयोग करेगा, मानव संसाधनों को अच्छे से प्रयोग करो। तो आज देखो कितना प्रगति करे, बाहर तो चाइना साथ ही था और बराबर ही गरीब था, और उनके पास भी इतनी जनसंख्या। आज फला तो रोन लाग जाए कि हमारी तो जनसंख्या बोली है, तो जनसंख्या तो आसपास देशा की भी बोली, वह इतनी प्रगति क्यों करी, क्यों, क्योंकि वह इंस्टाग्राम पर रील देखने के बजाय उद्योगों को निर्माण करो, सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा निर्भर कौन रहा। वह कि पूरी दुनिया ने बाजार ने
अपनों बाजार बने, समझ में आई। जब आज चाइना इतना विकसित हुए हैं, तो यही है, आप किसी राष्ट्र के पास कितने ज़्यादा उद्योग होंगे, उतने ही ज़्यादा संसाधन होंगे, उतना ही उनके उद्योग विकसित करेंगे और उतना ही वो राष्ट्र है वो शक्तिशाली होगा। अगले वाला पॉइंट है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के माध्यम से। तो खनिज ऊर्जा आदि से तकनीकों का विकास होता है। तो थान मेरे दो पैसा होगा तो तकनीक बनेगी, और तकनीक बनेगी तो कोई भी चीज़ है उसमें व्यापार में वृद्धि हुआ है। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक व रणनीतिक महत्व। तो तेल जल जैसे संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय टकराव भी देखने मिले। अब थे अभी जो वो थोड़ा सा दिन पहले पहलगांव को एक हमलो हुए थो, है ना, आतंकी हमलो हुए थो, तो वो बाद में भारत के करो सिंधु जल समझौता बोलो कैंसिल करो, बोले पाकिस्तान में पानी की जरूरत क्या ले है, समझ में आ गया था। तो यही है, राजनीतिक कारण भी बहुत अधिक डिपेंड करें। अब भारत पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो 20 से 25% कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा वहाँ पर, सिंधु जल है। तो सिंधु जल को अगर पानी नहीं जागो तो बहुत बड़ो जो डेंट लगा उनकी जीडीपी, बै गरीब ही, अब तो और गरीब हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो यही चीज़ है, संसाधन है पर कभी कभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ध्यान राज्य में तो अपना पाकिस्तान के साथ है, आपने जो ब्रह्मपुत्र है उसे नॉर्थ ईस्ट पूरा चल है, और वो सिर्फ उठे चाइना बहुत बड़ा डैम बना रहे है, समझ में आ गई। तो हम भी निर्भर हैं, वो भी हम पर निर्भर हैं, हम भी किसी पर निर्भर हैं। तो यही होता है, तेल जल खनिज हो गया। अब देखो तेल के लिए देख लो, भारत और जो भारत रशिया से तेल खरीदो तो अमेरिका खरीदो कि ना, अगर तू कन मार्कन खरीद मैं तुम छोड़ दूंगा उद्योग में 50% टैरिफ लगा दियो। तो यही राजनीतिक कारण भी बहुत अधिक होते हैं। अगले वाला पॉइंट है संसाधन संबंधी चुनौतियाँ, चैलेंजेस रिलेटेड टू रिसोर्सेज। तो अत्यधिक दोहन से संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। तो बहुत अधिक क्या करेंगा, अगर आप थे एक बात सोचो, थारे अपना आसा पास अब कोई नदी को नहीं अपने क्षेत्र में, तो क्या करें लोग सिर्फ क्या पर निर्भर नहीं, जमीन वाला पानी पर निर्भर करें। अब धीरे धीरे थारा गाँव पानी की कमी आने शुरू होगी ना, क्यों ही, क्योंकि अपन जल का पानी पर निर्भर रही हो। एक आध नदी आया करती हूँ, इतना खड्डा खोद दिया कि पानी आ क्या जागो। तो यही चीज़ है, अब भूजल इसलिए अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। प्रदूषण व पर्यावरणीय असंतुलन। तो अब क्या ज़्यादा गाड़ी घोड़ा होना, पहले कभी थे देखा करता ना, आसमान एकदम साफ देखा करते हो। अब आसमान ने देखना पहली बात तो टाइम ही कठी है, लेकिन कदे भी देखियो दीपावली होली यहाँ का क्षेत्र में जो देखो अपना पूरा धुंध छा जाओगी, पहले यहाँ को नहीं आया करते हो। तो यही है, प्रदूषण और जो पर्यावरणीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। संसाधनों का असमान वितरण, साथ के साथ जो संसाधन ही वह असमान से वितरित भी दिखाई देंगे। अगले वाला पॉइंट है ऊर्जा का संकट, और इस चीज़ से क्या होता है, ऊर्जा का संकट है वो भी उत्पन्न होता है। निष्कर्ष की बात करें, संसाधन जीवन का आधार है, इसके संतुलित उपयोग करना, संरक्षण करना और सतत विकास की दिशा में प्रयास करना सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो यही है, संसाधन है वह हर देश के लिए भी जरूरी हैं, उनको सही से उपयोग भी होना चाहिए, उन्हें बचा के भी रखना नहीं। अया कोई नहीं कि मिलगा तो कर दो वह सफाई कर लें सारा यूज, अया नहीं करना है, उन्हें बचा के रखना भी है। उनको सतत विकास के वह कि मैं भी यूज करा, हमारी आने वाली पीढ़ी भी यूज करें, इस चीज़ के रूप में उनको बचा के रखना है। और इनका अध्ययन न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये हर तरीके से महत्वपूर्ण, इसलिए इनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपके सामने संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको करा दिया है।